हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 29 दिसंबर 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में आप लोगों को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी ईवीएस से क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं, सब साथ में खाना पकाते, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की तार पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। यह राज्य है। तो आपको ये राज्य बताना है। तो जो भी खासियत बताई जा रही है ये बांस नृत्य की है। और बांस नृत्य कहाँ का फेमस है? तो ये मिजोरम में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला कथन ये है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसे बढ़ने के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। ये भी सही है क्योंकि ये अपनी जो नमी है, इसकी जड़ें होती हैं वो अत्यधिक गहरी होती हैं, ज़मीन की ज़्यादातर गहराई तक जाती हैं और वहाँ से क्या लेती हैं? नमी लेती रहती हैं, तो इसीलिए इनको पानी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है कि इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है ऑप्शन कि इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि ये जो विशेषता है ये ओक पेड़ की विशेषता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो इसीलिए ये कथन गलत है। नेक्स्ट ई कथन है कि यह वृक्ष छायादार नहीं है, तो ये भी कथन गलत है। छायादार वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी जो है वो छायादार वृक्ष है क्योंकि ये क्या होता है? अत्यधिक घना होता है और इसकी छाया में बैठकर बच्चे आराम से पढ़ाई भी कर सकते हैं। या फिर आप एक तरीके से मान लीजिए कि इसकी छाया में एक स्कूल की लगभग एक क्लास जो है वो पूरी संचालित हो सकती है। तो इसीलिए खेजड़ी जो है वो छायादार है। लेकिन अगर ओक की बात करें तो ओक जो होता है वो छायादार नहीं होता है, वो पतला पतला लंबा लंबा पेड़ इस तरीके से जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि इसकी भी जड़ें जो होती हैं वो गहराई में जाती हैं ज़मीन के, और इसके तने में क्या पानी भरा रहता है। तो जब जो लोग हैं वहाँ के लोग हैं वो इसके तने में पतली सा पाइप डालते हैं जब भी उनको पानी की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा ए, बी और सी सही है। ए, बी, सी किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो एक हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। मोम, कोलतार और ग्रीस से ही 3 पेट्रोलियम उत्पादक हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एडवोकेट का घर एक्स पर है और कोर्ट वाई पर स्थित है। एडवोकेट के घर के कोर्ट के जाने के लिए कोई सीधा सड़क नहीं है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं जो एक्स से ठीक पूरब में 100 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए से ठीक दक्षिण में 500 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 50 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह बाई पर कोर्ट पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है। कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट की घर की दिशा क्या है? तो देखिए, हमने आपको कल के पेपर में बताया था कि इस तरीके से दिशा का निर्धारण होता है। ईस्ट इधर होता है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। दिशा का निर्धारण इस तरीके से करते हैं। ये भी दिशा से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं? एडवोकेट का घर मान लेते हैं एक्स। अब क्या लिखा है कि एडवोकेट के घर से कोर्ट तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूरब में है। तो पूरब किधर है? ये देखिए यहाँ पर है पूरब। तो इस दिशा में आपका पूरब हो गया और ये दूरी कितनी है? 100 मीटर की दूरी है। और ये किस बिंदु पर पहुंचते हैं? ए पर पहुंचते हैं। फिर लिखा है फिर वह बी पर जाते हैं जो ए से ठीक दक्षिण में है। दक्षिण कहाँ पे? नीचे है। तो ये बी पर जाते हैं और कितना चलते हैं? 500 मीटर चलते हैं। 500 मीटर ये चलते हैं दक्षिण में जाने के लिए और कहाँ पहुंच जाते हैं? बी पर पहुंच जाते हैं। फिर लिखा है फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 50 मीटर की दूरी पर है। तो बी के ठीक पश्चिम किधर है? पश्चिम इस साइड में है। और कितनी दूरी पर है? 50 मीटर की। और ये कहाँ पर पहुंच जाते हैं? सी पर पहुंच जाते हैं। 50 मीटर चलते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं? सी पर पहुंच जाते हैं। अंत में वह बाई पर कोर्ट पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है। तो उत्तर कहाँ? ऊपर है। और कितनी दूरी बताई है?
60 मीटर की दूरी बताई है और ये कहाँ पहुँच गया, 22 पे पहुँच गया। अब इस कोड के सापेक्ष इनके घर की स्थिति आपको बतानी है। तो कोड तो आपका ये रहा 22, तो इसके सापेक्ष ऐसे आप मान लीजिए, ऐसे इसको डार्क कर देती हूँ। अब इसके सापेक्ष इनके घर की दूरी क्या होगी, 22 तो यहाँ पे है, इसके सापेक्ष इनके घर की दूरी कहाँ पे होगी, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट या फिर उत्तर पश्चिम, और ये रहा इनका घर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है, उत्तर पश्चिम में इनका घर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई लड़का बलसाड से नगर कोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 को एक ट्रेन में सवार हुआ। ये ट्रेन 17:30 बजे यानी कि 17 घंटे 30 मिनट बजे बलसाड से चलकर 14 सितंबर 2022 को 5 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2059 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल क्या है। तो देखिए, चाल का आप लोगों को फार्मूला पता है कि चाल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पे बात हो रही है औसत चाल की, तो औसत चाल का फॉर्मूला लग जाएगा कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए दूरी कितनी है, दूरी आपको दी हुई है, ये दी है 2059 किलोमीटर, और इसमें आपको समय निकालना है। तो समय कितना है, वो कब चला, 17 घंटे 30 मिनट बजे वो चला, और कब पहुंचा, तो 5 बजे वो पहुंचा, यानी कि वो 12 सितंबर को 5:30 बजे चला और 14 सितंबर की मॉर्निंग में 5 बजे पहुंचा। तो ये कुल अगर आप समय जोड़ेंगे तो ये समय आपका निकल के आएगा 35.5 घंटे। तो इस तरीके से दूरी आपकी है 2059, और इसमें आपको 35.5 जो है उससे भाग देना है। तो टोटल आपका जो निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसकी चाल होगी। तो ऑप्शन इसका 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी परियोजना मिशन गंगा को स्वच्छ करने के लिए एक विकल्प है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी जो परियोजना है वो मिशन गंगा को स्वच्छ करने के लिए एक विकल्प है। तो इसमें आपका है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा एक्शन प्लान। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। जो किसके लिए है, ये गंगा को स्वच्छ रखने के लिए अभियान जो है वो चलाए गए हैं या परियोजनाएं चलाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें लिखा है कि भोजन के निम्नलिखित समूह में उस समूह का चयन कीजिए जिससे सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हैं। तो इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 में है कि अंडे, दालें और मछली। अंडे, दाल और मछली में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो इसमें आपका एक राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है, एक राज्य आपका होगा अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश आप लोग जानते हैं पुडुचेरी है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। दूसरा देखिए आप, दूसरे में क्या, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार दोनों में ही केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं। तीसरे में दोनों आपके क्या दिए हुए हैं, राज्य, और चौथे में भी दोनों राज्य दिए हुए हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। तो मैंने कल जो पेपर कराया था उसमें बताया था इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से होता है, ये आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सही और बना दूं। कुछ इस तरीके से जो है वो इंडिया का मैप होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो इधर साइड का है वो आपका कहलाता है अरब सागर। अरब सागर में गिरने वाली दो नदियाँ कौन सी हैं, तो माही जो ताप्ती है और नर्मदा नदी है, ये दोनों अरब सागर में गिरती हैं। नीचे जो है यहाँ पर आपका हिंद महासागर है और इधर आपका बंगाल की खाड़ी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बंगाल की खाड़ी के ऐसे कौन से समुद्र तट हैं जो बंगाल की खाड़ी पर हैं। तो इधर से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको आता है गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा छोटा सा, उसके बाद आपका कर्नाटक आता है, इधर आपका साइड में आता है केरल, फिर अगर इधर बात करें तो आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा
और पश्चिम बंगाल। इस तरीके से इतने राज्य जो हैं वो आपके तट पर स्थित हैं, यानी कि जो किसी समुद्र तट पर स्थित हैं। इधर का मैंने आपको बताया क्या है, ये आपका अरब सागर है, नीचे जो है वो हिंद महासागर है। इधर बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में है। तो पहला ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, ये कहाँ पर है? मैंने इधर बताया था आपको आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और इधर नीचे जो ये वाला है ये आपका तमिलनाडु है। यही आपके बंगाल की खाड़ी में है। अगले ऑप्शन में मैं आपको बता देती हूँ, अगले में क्या है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक। तो पश्चिम बंगाल यहाँ पर है और उड़ीसा यहाँ पर है, लेकिन कर्नाटक कहाँ पे था? यहाँ पर बताया था मैंने। तो कर्नाटक किस में आएगा? अरब सागर में आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये आपका गलत है। नेक्स्ट में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु दोनों आते हैं बंगाल की खाड़ी में, लेकिन गुजरात कहाँ पे आता है? यहाँ पे जो है वो गुजरात आता है। तो ये किस में जाएगा? अरब सागर में, इसीलिए ये भी ऑप्शन गलत है। फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तमिलनाडु, उड़ीसा जो है वो तो आपके बंगाल की खाड़ी में है, लेकिन महाराष्ट्र कहाँ पे था? महाराष्ट्र यहाँ पर था, जो कि अरब सागर में है, इसीलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती जो राज्य हैं वो आपके उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश यानी कि एमपी से और कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं? तो आपका उत्तर प्रदेश तो हो ही गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया। इसके अलावा 2 राज्य और हैं, गुजरात और राजस्थान, ये दोनों भी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छरों द्वारा जनित है? तो इसमें से आपका डेंगू और मलेरिया दोनों ही मच्छरों से फैलते हैं, ऑप्शन नंबर बी और डी। तो बी और डी किस में है? ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पायतंत्र में निहित है? तो किसी पायतंत्र में क्या निहित है? एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों ही निहित है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव करिए। तो देखिए इसमें सही युग्म कौन सा है? कर्नाटक जो है, कर्नाटक में कौन कौन से जो डांस है या फिर नृत्य हैं, कौन कौन से नृत्य फेमस है? तो इसमें यक्षगढ़ है, डोलू कुनीता है, ये कर्नाटक में होते हैं। तमिलनाडु में आप लोग जानते हैं भरतनाट्यम है, मोहिनी अट्टम है, तमिलनाडु के हैं। असम में सभी लोग जानते होंगे बिहू, बगरुम्बा, भोरतार, ओजेपल्ली, ये सभी कहाँ के? असम के हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में जो है वो कुचिपुड़ी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। कथक कहाँ का है? तो कथक आपका यूपी का है। लावड़ी कहाँ का है? लावड़ी आपका महाराष्ट्र का है। तो इसमें जितने भी ऑप्शन थे मैंने सारे क्लियर कर दिए। सही युग्म आपका 4 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक पौधा घर गैस नहीं है? तो पौधा घर गैस कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 N2 जो है वो आपकी एक पौधा घर गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन की परत के अपव्यय को नियंत्रण करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा गया, तो इसको कहा गया है मॉन्ट्रियल संलेख या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्योटो किससे था? तो क्योटो आपका ग्लोबल वार्मिंग से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईबीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में, बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में नैदानिक परीक्षण नहीं होता। नैदानिक परीक्षण क्या होता है? मैंने कल भी बताया था कि जब कोई बालक किसी भी चीज़ में गलतियां करता है, उन गलतियों की पहचान करता है शिक्षक, उसके बाद उन गलतियों पर कार्य करता है, वो आपका उपचारात्मक शिक्षक के अंतर्गत आता है। तो अगला इसमें ऑप्शन क्या है? ईबीएस में शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने के लिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में, ये भी सही है। ईबीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा ये ज्ञात करने के लिए, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत है। इस तरीके से ऑप्शन आपके कौन से सही है? बी और सी सही है। बी और सी किस ऑप्शन में है? तो 3rd में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है। तो इसको क्या सम्मिलित करता है? ऑप्शन देखते हैं, शिक्षकों को उनके शिक्षण में के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, बिल्कुल सही है। शिक्षण में कमियों की पहचानने में, ये भी सही है। मानसिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, ये आपका गलत है। अगला देखते हैं, विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए, बी और डी किस में है?
तो ए, बी और डी आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक अप्रक्षेपित शिक्षा सामग्री है। तो इसमें आपकी जो अप्रक्षेपित शिक्षा सामग्री है वो चार्ट है, क्योंकि चार्ट जो है वो एक अच्छा टेलम नहीं माना जाता है, जबकि स्लाइड जो है, फिल्म स्ट्रिप है और एपिडोस्कोप जो है स्कोप है, तो ये तीनों ही आपकी एक अच्छी टेलम माने जाते हैं, यानी कि शिक्षा सामग्री माने जाते हैं, लेकिन चार्ट जो है वो एक अच्छी शिक्षा सामग्री नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्माण का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्माण को आयोजित करने का उद्देश्य बताइए। तो इसमें लिखा हुआ है, वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं। ये आपका सही है। आगे क्वेश्चन भी, आगे जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं, हो सकता है इससे अच्छा भी ऑप्शन कोई हो। नेक्स्ट है कि वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहते हैं। ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं जितना कि आपका फर्स्ट नंबर पे है। अगला है, वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर उठाना चाहते हैं। वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहते हैं, जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर का है कि वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस की पाठचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। तो ईवीएस की पाठचर्या की जो रूपरेखा बनाई गई है वो अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिपेक्ष में जो है वो बनाई गई है। एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर भी रचनावाद शब्द आ जाए वो सबसे सही ऑप्शन होता है। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, लेकिन अगर रचनावाद आ जाए तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका वही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए। तो शिक्षक को किस चीज़ से बचना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने के लिए। उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये निगेटिव ऑप्शन है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। तो कौन कौन से विषय उप विषय का चयन किया गया है, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए विषय और उप विषय का चयन किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय या उप विषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है। उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है, जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया है। तो सबसे अच्छा इसमें क्या रहेगा, इसमें सबसे अच्छा जो रहेगा वो आश्रय रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। तो सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी हो सकती है, सर्वेक्षण और चर्चा। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो प्रासंगिक अनुभव है। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, रूब्रिक जो होता है वो क्या होता है, वो आपका ग्रेडिंग योजना है या फिर जो स्कोरिंग गाइड है वही आपका रूब्रिक रह जाता है। तो रूब्रिक से कंफ्यूज नहीं होना। रूब्रिक का अर्थ होता है ग्रेडिंग योजना, यानी कि जो ग्रेडिंग प्रणाली चलाई गई है, आपकी ग्रेड दिया जाता है, वही है ये रूब्रिक। तो इसमें जो राइट आंसर आपका है वो हदबंदी है। हदबंदी का मतलब क्या होता है, पृथक्करण करना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पानी के विषय में संबंधित त्यौहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। तो इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन है आपका वो पहला है कि बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये बच्चों को क्या करेगा, सामाजिक और भावात्मक दोनों ही पहलुओं में मजबूत बनाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए लोकगीत आप लोग जानते होंगे, लोकगीत जो होते हैं वो एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं, यानी कि किसी क्षेत्र का एक लोकगीत होता है जो वहाँ के लोग गाते हैं। तो इसीलिए लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए
प्रोत्साहित करने से क्या होगा, उनका सामाजिक विकास तो मजबूत होगा ही, सामाजिक विकास तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने भावात्मक पहलुओं से भी जुड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में किस समस्या का चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी होगा? तो इसमें कौन सा प्रभावी होगा? समूह चर्चा जो होगा वो सबसे प्रभावी होगा। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा? तो ये है अवलोकन कौशल। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए? तो शिक्षक को बचना चाहिए कि विद्यार्थी द्वारा सही उत्तर पर जोर देना, यानी कि उनको किसी चीज़ में आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। आप उनको उनकी स्वेच्छा से पूछ सकते हैं कि जिसको इसका आंसर पता हो वो लोग हाथ उठाइए। आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि नहीं तुमको ही इस आंसर को बताना ही है, कि इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो तुमको ही देना है, क्योंकि ये अपने आप में निगेटिव हो जाएगा। विद्यार्थी पूर्णतः स्वतंत्र है, वो अपनी मर्जी से कार्य करेगा, कोई भी शिक्षक का उस पर किसी तरीके का दबाव नहीं हो सकता है। तो ये था हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने 29 दिसंबर 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो ईवीएस का जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें ईवीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।